हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में फिर हम लोग हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 6। जी हाँ, हम लोग फॉलो कर रहे थे एनसीईआरटी और क्लास 6 के टॉपिक था हिस्ट्री, और उसका आज हम लेकर हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 तक हम लोग क्लियर पहले ही कर चुके, तो आज देखेंगे चैप्टर 6। तो अभी तक जिन लोगों ने बालाजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ जुड़े एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए। अगर आपको बेसिक फाउंडेशन अपना किसी भी सब्जेक्ट में मजबूत करना है, आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ानी है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 6, यानी कि चैप्टर 6 है, और हिस्ट्री का 5 चैप्टर इसके अंदर पहले कवर कर चुके हैं हम लोग। हमारा जो 6 चैप्टर है राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी कि पुराने के गणराज्य कैसे थे, क्या थे, सारा कुछ जानेंगे हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करके। यहाँ पर 5 चैप्टर अभी क्लियर किए हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। ये हम लोग सिर्फ 6 चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है चुनाव का दिन। क्या लिखा है? चुनाव का दिन। पहले पढ़ते हैं। इस चैप्टर को समझाने के लिए पहले थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी टाइप दी गई, पहले इसे पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, फिर आगे पूरी कहानी क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, एकदम फ्री और फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर गणराज्य। चुनाव का दिन। जब सकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसने नानी जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो अब कहानी शुरू होती है। हम समझेंगे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। लिखा कुछ लोग शासक कैसे बने। क्या पहली रीडिंग। अब यहाँ से हमको कहानी, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट करते एकदम फ्री छोड़ते हैं, सारी बातें भूलते हैं और इस चैप्टर के ओर माइंड कंसंट्रेट के पढ़ते हैं। लिखा है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों में से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ज़रूर अब शायद ज़्यादा हो चुके हैं 50 से ना। 1947 में देश हुआ ना, संविधान बना, लेकिन है ना 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 1950 में संविधान हुआ। तब से ना बात करें तो आगे देखते हैं हम टोटल माइंडसेट में एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी टोटल माइंडसेट में फॉलो हम लोग करने वाले हैं। लिखा है बहुत पहले लोग शासक कैसे बने। तो पहले लोग शासक कैसे बनते, अब तो मानिए चुनाव जरिए बनते, पहले कैसे बनते थे, चलिए ये चैप्टर में बताएगा। हमने अध्याय 5 में चैप्टर 5 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की यह प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर क्या बन गए? राजा बन गए। आगे बात करते हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ खास नहीं है। ठीक है, राजा बन गए। आगे बात करते हैं। लिखा है आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अश्वमेव। क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, चले पढ़ते। अश्वमेध यज्ञ आपको पता होगा, इसका आयोजन रामचंद्र जी ने भी किया था। ठीक है, भगवान राजा रामचंद्र जी भी किया था। तो इसमें क्या कर, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में, यानी कि राजा के सैनिक की देखरेख में उसे स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। उसको जैसे जो रामायण वाला घोड़ा था उसको किस तक पढ़ना था, लव और कुश ने। वहाँ से कहानी हम एक ऐड करके पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ऐसा ही हुआ था जब रामायण में हमने देखा, जब लव कुश ने रोका था तो फिर उन्हें युद्ध करना पड़ा था ना।
यही रूल पहले भी था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सपोज़ कीजिए जैसे किसी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और अपना घोड़ा छोड़ा, अगर वो घोड़ा आपके राज्य के भाग से गुजर रहा है, आपके सैनिकों ने उसे नहीं पकड़ा, आपने आदेश दिया कि अपने सैनिकों की उस घोड़े को मत रोकिएगा, जाने दीजिएगा, तो फिर वो राजा आपका मित्र हो जाता था और अपने इस यज्ञ में आपको आयोजित करता था। यह एक विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं पुरोहित किसे कहते हैं। इसके लिए अन्य उपहारों को सम्मानित किया जाता था और उनसे क्या दिया, उपहार दिया जाता था उस व्यक्ति को। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। आगे बात करें, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो अश्वमेध करने वाले राजा को किस पे बिठाया जाता था, बाघ की खाल पर या फिर राज सिंहासन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर होता था। सहचर मतलब साथी, सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा क्या क्या करता था, वह राजा यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जैसे पूजा पाठ जब अनुष्ठान होता था, जब राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, उनके पुत्र भी उसमें हवन में करते थे और उसमें भाग लेते थे। रानी राजा के बगल में बैठती थी। ये सारी कहानियाँ होती थी। आगे डिस्कस करें। आगे लिखा है, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। तो अश्वमेध यज्ञ की क्या कहानी हम समझते जा रहे हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़कते थे। क्या करते थे, पवित्र जल छिड़कते थे। कौन, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो कौन, पुरोहित। कौन, राजा के ऊपर पुरोहित जल छिड़कते थे। साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। कौन, राजा। क्या लिखा, पुरोहित विष अथवा वैश्य जिसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। क्या करते थे, अब यहाँ बात जो लिखी वो समझ पढ़ने वाली बात है, ठीक है। उससे हम एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझेंगे जो ये बात बताई यार, इसको रिवीजन जो बात इंपॉर्टेंट उनको हम लोग 2 से 3 बार करेंगे ताकि हमारे माइंड सेट में सारे से क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो यहाँ बात यह है, लिखा विष मतलब वैश्य जिसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जैसे वैश्य जैसे लोग क्या करते थे, सामान्य लोग क्या करते, उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित मतलब जो पंडित के लिए जो वैश्य थे उन्हें क्या माना जाता, वो शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आज शूद्र को अनुष्ठानों में यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। लिखा, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन वर्ग शामिल थे। क्षत्रिय वर्ग रहता होगा, राजा रहता होगा, पुरोहित रहता हो, इन सब चीज़ रहते। आइए वर्ण व्यवस्था, ये विशेष वर्ण व्यवस्था का कैसे वर्णन किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा बारीकी से हमको समझना होगा। इसलिए आप जो है थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिए और अच्छे से पूरी बातों को समझिए, ठीक है। चलते हैं, क्या लिखा है, वर्ण व्यवस्था। तो क्या दिखाई गया है, वर्ण व्यवस्था को समझाने वर्ण जानेंगे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों कहे गए, क्योंकि ऋग्वेद, पहले हमने अभी कल पढ़ा कि ऋग्वेद की रचना कितने वेद थे, 4 वेद थे। कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ना, ऐसे करके सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तो लिखा है
उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रटे गए उन्हें क्या कहेगा? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इनके अंतर्गत सामवेद, ऋग्वेद क्या है? सामवेद आ गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इनको क्या कहेगा? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा, ग्रंथ शामिल हैं पुरोहितों द्वारा रचित। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं कि कौन सा अनुष्ठान कैसे संपादित किया, इसमें कैसे प्रोसेस होगा उसका और कैसे किया जाएगा। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया, समाज के लिए क्या रूल हैं, रेगुलेशन, इसका भी डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेदों में। उस समय समाज में कई समूहों में, जिनमें पुरोहित, देखो समाज को कितना बांटा गया? पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक वर्गों में मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। इतने प्रकार के वर्ग को डिस्क्राइब किया गया था। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा अन्य भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये गरीब कहे जाते थे। कौन कौन पूछा सकता है कि निर्धन की श्रेणी में कौन कौन आते थे? तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले सब गरीब कहे जाते थे। आगे लिखा, पुरोहित ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट जो मिला, क्या यही फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसे अभी हमने क्लियर किया। क्या किया? जिसे अभी हमने क्लियर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये वाला, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण, एग्जाम में कि वर्ण को कितने भागों में पुरोहित ने विभाजित किया था? तो 4। दूसरा क्वेश्चन पर वर्ण को किसने विभाजित किया था? तो पुरोहित ने। आगे बात करें, लिखा है, इनमें इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण का काम वेद का अध्यापन और यज्ञ करना था। पहला नंबर टाइप 1 हो गया। क्या होगा? नंबर टाइप 1 हो गया। नंबर 2 की बात करें, नंबर टाइप 1 हो गया। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में कौन था भाई? नंबर 2 में जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्या कि जो ब्राह्मण यज्ञ कराते थे उनको उन्हें उपहार, मतलब पैसा, धन और जो राजा उपहार देते थे। दूसरा शासक का था। कौन था? शासक, जिन्हें छत्री कहा जाता था, यानी कि जो राजा होते थे, राज्य करते थे और इन्हें छत्री कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य जिन्हें क्या कहते हैं? वैश्य तीसरे नंबर पर आते थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो वैश्य के 3 हो गए। कितने? कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। फिर अगला था छत्री और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और वर्णों में शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से जो निकल के आई ऋग्वेद वगैरह से ये थी। तो चलिए आगे इसको डिस्कस करते। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहला नंबर पॉइंट में हम कहें तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहला पॉइंट किया कि जो है इसमें 4 वर्ड में कितने में विभाजित किया गया था? 4 वर्ड में। पहला था ब्राह्मण। पहला क्या था? ब्राह्मण, सबको पता। पहला कौन था? ब्राह्मण था। फिर अगला कौन था? छत्री। कौन सा था अगला? छत्री था। अगला कौन सा था? छत्री। फिर वैश्य और फिर लास्ट में कौन था? शूद्र। कौन था? शूद्र था। इतने में विभाजित किया गया था। ठीक है, शूद्र इतने में विभाजित किया गया था। अब ब्राह्मण का क्या काम था? पूजा पाठ करना। क्या करना? पूजा पाठ, यानी कि जो है अनुष्ठान का आयोजन करना। पूजा पाठ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पूजा वगैरह। ठीक है, किसका काम था? ये ब्राह्मण का काम था। ठीक है, पूजा वगैरह किसका काम था? पूजा वगैरह ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय का काम क्या? युद्ध से रक्षा करना। क्या करना? क्षत्रिय का काम लोगों की रक्षा करना। और वैश्य का क्या काम था? जो है धन अर्जन करना, है ना, जो है। और जो है वैश्य क्या कर सकता था? वैश्य जो है पूजा पाठ कर सकता था ना, वैश्य पूजा पाठ कर सकता था। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए लिखा है, प्रायः इनको देखो शूद्र का स्थान, इन तीनों का काम था अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्र का, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य क्या कर सकते थे? हाँ ना, तथा कृषक आते थे। वैश्य में कृषक आते थे। ठीक है,
और वैसे में कौन आता था, पशुपालक भी आते थे। कृषि के अंदर किनको कर सकते हैं, पशुपालक भी आते, ठीक है, अगर पशुपालक वगैरह भी आते थे, ठीक है। आगे बात करें, और शूद्र का क्या सबसे निम्न स्थान, इनका काम था इन तीनों की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, ठीक है, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। आगे बात करें, पुरोहित कौन था, पुरोहित मतलब ब्राह्मण, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आ गई कि कुछ राजा क्या करते थे कि स्वयं को पुरोहित से भी यानी ब्राह्मण से उच्च क्षत्रिय मानते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। राजा क्या करते, पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते। इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग व्यवसाय के आधार चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने अछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो वर्ण व्यवस्था को हमने दो प्रकार से यहाँ समझा। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहली वर्ण व्यवस्था दो प्रकार से। तो वर्ण व्यवस्था के कितने टाइप्स थे, दो। पहली जन्म वाली, किसके कारण से, जन्म के स्थान से, और दूसरी कार्य के, व्यवसाय, क्या कह सकते हैं, व्यवसाय के हिसाब से समझी, ठीक है, व्यवसाय के हिसाब से समझी। तो देखिए जन्म वाली में क्या होता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराता था। व्यवसाय के हिसाब से जो पूजा पाठ कराता था वो ब्राह्मण हो गया। जो धन अर्जन का काम युद्ध में हो गया, युद्ध में होता था क्षत्रिय हो गया। जो धन अर्जन काम वैश्य होगा, जो निम्न काम करता था वो शूद्र हो गया, ठीक है। इस प्रकार इनको बांटा गया। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो है सबको एक समान अधिकार नहीं था, किसी को नीचा किसी को ऊंचा बताया गया था, इसलिए लोगों ने वर्ण व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया। अब आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ देखते हैं जनपद, क्या लिखा है, जनपद के बारे में क्या बताया गया, देखिए डिस्कस करते हैं। जनपद किसे कहते हैं, जनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप स्टार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जनपद, ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के तो उन्हें जनपदों के राजा कहा जाता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जन मतलब जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोगों के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात समझते रहिए। आगे जब आएगा आप कभी लूसन उठा के देखेंगे तो वहाँ जनपद शब्द मिलेगा, तो आप उसका आंसर ही नहीं क्लियर करवाएंगे। इसीलिए तो बेसिक फाउंडेशन कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी कहते हैं, माइंडसेट में कंप्लीट आनी चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पहले पूरी कवर करनी चाहिए। अपने सभी उन दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। आगे कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 के पेज पृष्ठ 57 पर दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला, कहाँ, दिल्ली का पुराना किला। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटा के पास अंतरजी खेड़ा। इनके प्रमुख खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कौन, किसके विषय में बात की जा रही है, किसके विषय, पूरा जनपद के विषय में। किसके विषय में, जनपद। ये बस्तियां कहाँ खुदाई की गई हैं, तो ये कहाँ मिली हैं, दिल्ली में, दिल्ली के पुराना किला के पास, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, यानी उत्तर प्रदेश में प्रदेश उत्तर है और मेरठ के पास हस्तिनापुर स्थान पर, ठीक है। और एटा के पास, उत्तर यूपी का एटा भी, एटा के पास अंतरजी खेड़ा। इनमें से खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी जानवर पालते थे, ठीक है। आगे बात करें, और ये सारी फसलें उगाते थे। आगे बात करें, क्या इन सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं था, बता सकते हैं। भाई चावल जानते थे, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना,
तिल वगैरह का तो उन लोगों को ज्ञान नहीं था। अभ्यास 4 में हमने तिल का नाम सुना ही नहीं, किस चीज़ का नाम, 4 में हमने तिल का नाम नहीं सुना है, ठीक है। और सरसों वगैरह का नाम किसका, सरसों वगैरह का नाम, ये सब चीज़ें। बाकी चावल गेहूँ ये सब चीज़ें का नाम, धान जौ दालें है ना, मोटे दाने वाली दालें और गन्ना, इन सब चीज़ों का नाम हमने सुना है। आगे बात करें लोग आगे बात करें, लोग आते थे, इनमें से कुछ धूसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कीजिए, धूसर और के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, क्या कहते हैं, चित्रित धूसर पात्र, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। चित्रित, देखो यहाँ क्या लिखा, बात लिखा चित्रित, तो चित्रित का मतलब है क्या क्या, चित्रकारी की गई होगी। और ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामिति आकृति के रूप में हैं। आइए देख लेते हैं कैसे हैं। सकल रेखा तथा ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ क्या है, जरा देखिए लिखा है, यहाँ बात दिखाई गई है, जो लिखी हुई है, लिखा है चित्रित धूसर पात्र, क्या लिखा है, चित्रित धूसर, लिखा है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं जो हमको मिले खुदाई से। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता हो सकता है कि जब उनके अपने पुरोहितों को जब अनुष्ठान कराते आते होंगे तो उनको भोजन के लिए इन पात्रों में भोजन दिया जाता रहा होगा ना, विशेष ओकेज़न पे ये पात्र यूज किए जाते रहे होंगे शायद। आगे बात की देखिए, चित्रित धूसर का ये पात्र आपको दिखाई, ये कटोरी है एक प्रकार क्या है, वो देखिए जो चित्रित धूसर बात की गई ना, अभी वही ये देखिए इस पे जो चित्रकारी की ये डिज़ाइन बनाई गई, ये ऐसे ये डिज़ाइन ने, इसी को कहते हैं चित्रित धूसर, ठीक है, डिज़ाइन जो बनाई गई, ठीक है, चित्रकारी की गई। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा। तो आगे बात है महाजनपद। अभी हमने जाना जनपद, क्या जाना अभी हमने, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया जनपद। तो सबसे पहली बात जनपद क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया जनपद। तो जनपद वह स्थान जहाँ पर जन मतलब क्या, लोग, जन मतलब क्या, लोग, सॉरी जन नहीं, जन मतलब क्या होता है, लोग, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहे, उसका कोई एक नेतृत्व करे। जहाँ बहुत सारे जन यानी बहुत सारे जहाँ जन रहते हैं, लोग रहते हैं, उसे कहते हैं जनपद। क्या रहते हैं, लोगों के रहने का स्थान ही जनपद कहलाता है। जैसे एक डिफिनीशन दी गई है जनपद की, डिफिनीशन ही देखो, है ना, लिखा है राजा, ये देखो लिखा राजा न होकर, यहाँ पर लिखा गया देखो, राजा न होकर जनपद के का शाब्दिक अर्थ माना था जहाँ बसने की जगह होता है। क्या लिखा, जन के बसने की जगह, यानी जहाँ लोग बसे उसे क्या कहेंगे, जनपद। ये देखिए जहाँ लोग बसे उसे क्या कहेंगे, जनपद कहेंगे। जन के बसने का जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने से होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन से बसने से होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। जन के बसने की जगह जनपद। अब महाजनपद क्या है, आइए देखते बात करते हैं। अब नया टॉपिक आ गया महाजनपद। जनपद क्या है, महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद क्या हो गए, बहुत महत्वपूर्ण हो गए। बस जो जनपद महत्वपूर्ण हो गए उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्रित फॉर्म में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। सही जवाब, महाजनपद की क्या होती है, राजधानी होती है। अब कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या की गई थी राजधानियों में, किलेबंदी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार। तो देखो किलेबंदी के कई तरीके पूछा जा सकता है। किलेबंदी के कौन से तरीके अपनाए गए थे महाजनपदों में, तो लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें। 3 तरह की, यानी कि हम तो सोचते थे ईंट की हो सकती हैं, लेकिन 3 तरीके, लकड़ी, ईंट और पत्थर, इन सब चीज़ों की दीवारें हुआ करती थी, ठीक। किलेबंदी इसका शब्द नाम जोड़ क्या की जाती थी, किलेबंदी की गई थी। क्या की गई थी, किलेबंदी की गई थी, यानी घेराबंदी, जिसे बाउंड्री कह सकते हैं, इंग्लिश में बाउंड्री कह दी, चहर दीवारी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आगे लिखा है, ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राजाओं के विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ राज्य दिख रहे हैं। अभी देखो महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर क्या दिखाए गए हैं, तो देखा पैमाने, देखिए क्या दिखाए, ये सब जो दिखाए जा रहे हैं। देखिए जो छोटे हैं वो देखो जनपद और महाजनपद और नगर, जो छोटे हैं आपको देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ये, जिन पे टैग लगाया गया, जैसे यहाँ पे टैग लिखा है, जैसे उज्जैन,
महाजनपद, कौशाम्बी महाजनपद, हस्तिनापुर महाजनपद, ठीक, तक्षशिला महाजनपद, ठीक, ब्लैक से मगध महाजनपद और वैशाली महाजनपद। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मगध एक सबसे बड़ा राज्य था ना, इन सब चीज़ें। और जनपद ये सब कह रहे हैं महाजनपद क्या है, और जनपद के जो छोटे हैं जैसे वज्र, अंग, ये भी महाजनपद का हिस्सा था। कौशल, ये अवंत, ये सब महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद थे, माइंड सेट में कर लीजिएगा 16। बाकी एनसीईआरटी देखते हैं क्या दिखाता है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लिखा शक्ति और लिखा है शक्ति और शक्ति और शक्ति और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह के विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। जरूर भाई, जब कोई कार्य करना होता है, इतनी बड़ी जब दीवारें के लिए बंदी अपने पूरे शहर की करनी, अपने पूरे राज्य की करनी, तो बहुत ज़्यादा लोगों की मेहनत, बहुत ज़्यादा श्रम लगेगा। लिखा क्या लिखा है, अब राजा सेना रखते लगे थे। अब मोस्ट ने तो अभी तक जितने राजाओं के समय हमने पढ़ा उनके पास निश्चित सेना नहीं होती थी, लेकिन अब जिनके पास पढ़ेंगे राजाओं के पास क्या हो गई, सेना होने लगी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, कैसे आहत सिक्के को भी फिगर दिखाए जाएंगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 लेसन 9 में हम लोग पढ़ेंगे। किसके से आहत सिक्के। आगे महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, 2 अंतर बताओ। पहली बात, महाजनपद के जो राजा हैं उनके पास अपनी सेना होती थी, और जब इसके पहले जो हमने पढ़ा ऋग्वेद के राजा, उनके पास अपनी सेना नहीं होती थी। दूसरी बात, यहाँ के राजा के पास जो है हथियार होते थे, और वहाँ के राजाओं के पास युद्ध के लिए अच्छे कुछ जो हथियार वगैरह नहीं होते थे। यहाँ के राजा अपने राज्य की किलेबंदी करते थे, वहाँ के किलेबंदी नहीं करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये कुछ ऐसे इस प्रकार दीवारें बनाकर किलेबंदी की गई होगी। ये देखिए कितनी बड़ी दीवार, ये पूरी इतनी, यहाँ से ये सब, ठीक है, इतनी बड़ी ये सब दीवार बनाकर किलेबंदी की गई होगी। किलेबंदी देखिए कितनी बड़ी दीवार दिख रही है, देखिए किलेबंदी इस प्रकार से कुछ किलेबंदी की गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो लिखा गया है, ये कहाँ की है जरा देख लेते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में मिली है ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 यानी 250 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, 250 साल पहले हुआ था। क्लियर। आगे चलें, 250 साल पहले हुआ तो इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रमिक लगते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत अब दायित्व कर टैक्स क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा टैक्स। क्या पढ़ेंगे, टैक्स के विषय में पढ़ते तो उनका टैक्सेशन का प्रोसेस कैसा था, जीएसटी लेते थे कि नहीं लेते थे, क्यों, चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, जीएसटी तो अभी आई है, ठीक है। तो क्लियर करते टैक्स, पहले टैक्स का जहाँ जनपद में टैक्स का क्या प्रोसेस था, ठीक है। बाकी ऋग्वेद में टैक्स का कोई तो वर्णन कहीं किया गया है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। भाई ये चीज़ सही है, अभी हमने पढ़ लिया, उनके पास नियमित सेना होती थी और किले भी बंदी कराते थे अपने राज्य की, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती होगी। और उन्हें तनख्वाह वेतन भी देते थे, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। बाकी ऋग्वेद के राजा पहले वालों के साथ क्या कि वो उपहार सिर्फ लेते थे, क्या लेते, जो लोग उपहार देते थे वही, कोई कर टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन अब क्या लेने लगे, महाजनपदों के राजा टैक्स लेने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित, कितना, प्रायः, वो इंपॉर्टेंट से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता है, भाग। क्या 1/6 हिस्सा नहीं, भाग। कर का 1/6 हिस्सा, हिस्सा मतलब क्या होता है, भाग कहा जाता था। आगे लिखा है, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर होते थे उन्हें निश्चित कर दिया जाता रहा होगा कि आपको इतने दिन राजा का कार्य करना है, राजा की इतने कार्य करने हैं, इसके कार्य कर ही हम उसका टैक्स चुकाना है, बाकी धन और आपको फसल का उपज नहीं देना है। जैसा कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था,
पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। और देखो किसान थे उनसे तो भाई खेती का उपज का 1/6 ले लेंगे, लेकिन जो कृषक नहीं है वो जो पशुपालक है उनसे क्या लेंगे। तो जो पहले जो श्रमिक होते तो उनसे श्रम के रूप में लेते कि 1 महीने में 1 दिन आपको राजा के यहाँ वर्क करना पड़ेगा। और जो पशुपालक और जानवर के उत्पाद उनसे क्या जानवर लिए जाते थे, दूध लिया जाता रहा होगा, ऐसी चीज़ें करके रूप में उन्हें ली जाती रहेंगी। आगे लिखा है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों शिकारियों को संग्राहक जो इकट्ठा करते हैं कुछ जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी सबके लिए कर निश्चित कर लगाए गए थे। आगे लिखा है आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे बताइए। तो आखेटक शिकारी हिरण की खाल, शेर की खाल, जानवरों की खालें वगैरह, जानवरों की हड्डियां, जानवरों के हाथी दांत, ये सब चीज़ें शायद देते रहे होंगे। और खाद्य संग्रह फल फूल मिष्ठान और जंगलों के जो खाद्य उत्पादन जो होते थे ये जो प्रिय होते थे राजा को, वो चीज़ें राजा को भेंट के रूप में दिया करते रहे होंगे ना। आगे बात करें कृषि में परिवर्तन, अब की खेती में क्या परिवर्तन आए। कृषि में परिवर्तन देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। बाकी हमने इससे पहले पढ़ा किसके, हमको जो उधर पढ़ा है हमने पिछले, अभी हमने क्लास में जब पिछले चैप्टर में पढ़ा तो हमने लकड़ी के हल पढ़ा। किसके पढ़ा, लकड़ी के हल। हड़प्पा सभ्यता में वहाँ सब लकड़ी के हल पाए गए, है ना। मोहनजोदड़ो वगैरह। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता। तो अब क्या होगी, अब फसल भी अच्छी होगी। पहले भाई लकड़ी के हल से जोता जाता था तो फसल कम अच्छी होती, तो अब क्या होगी, फसल भी अच्छी होगी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया गया। यानी धान की अब जैसे इस समय टेक्नोलॉजी जो चल रही है, धान की उपज की जाती, पौधे लगाए जाते, जाके बीज डालकर डायरेक्ट नहीं लगाते, ऐसे कम पैदावार होती। लेकिन जब पौधे लगाए जाएंगे, निराई गुड़ाई के तरीके से लगाए जाएंगे तो उपज ज़्यादा, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। कमर तोड़ परिश्रम मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। ये काम ज़्यादातर कौन करता था, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार, क्या लिखा, कमकार यानी कामकार जैसे करते थे। तो कौन कौन करते थे भाई, दासियाँ करती थी। भूमिहीन खेतिहर मजदूरी, भाई उनके ज़मीनें जो दूसरों की ज़मीनें कैसे करते तो उनको मेहनत करनी पड़ती थी, और किसी की प्रॉपर्टी होती थी और किसी की मेहनत लगती थी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों क्योंकि अच्छी उपज होगी तो राजा को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें सूक्ष्म निरीक्षण। जैसे हमने पिछली क्लास में इमाम गांव का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। हुए चलेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके अभी तुरंत देख लीजिए, और इस चैनल को कम से कम जितने लोगों को हो सके आप एक बार शेयर जरूर कीजिए। एक बार शेयर करके देखिए तो फिर क्या बेनिफिट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे, हमारे अंदर मोटिवेशन मिलेगा, हमारे अंदर जुनून पैदा होगा, हमारे अंदर जोश आ जाएगा, फिर हम और ज़्यादा वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। बस आप शेयर करते रहिए। ठीक है, लिखा है लगभग मानचित्र में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता, जनपद का मतलब क्या है, जन मतलब जहाँ जन मतलब लोग जहाँ रहते, लोगों के रहने का स्थान जनपद कहा गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी का आयात और जल वितरण और गैर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं तथा मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो मगध जो थोड़ा ज़्यादा विकसित हम मान रहे ईमान गाँव से। आगे लिखा है मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार मोस्ट बड़ा, पहली बार इसका नाम आ रहा है यहाँ पर। अब हम सुन रहे हैं क्लास 6 वाले बच्चे। और आज़ाद शत्रु शत्रु भी मिलता है, अब कहीं कहीं शत्रु, यही चीज़ है बात। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जो है आज़ाद शत्रु तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप
आपके क्लास 6 के बच्चे से आशा की जाती है कि वो अजातशत्रु और अजातशत्रु में अंतर बता सके, समझ सके कि अजातशत्रु और अजातशत्रु है, तो फिर आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तो ये चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना। कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपका सोचने लगता है कि आया कहाँ से, बस 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से उठा के रख दिया जाता है, फिर आप उसी में घूम जाते हैं कि जब 6, 8 की एनसीईआरटी का बच्चा है, क्वेश्चन उसके लिए दिया गया कि उस बच्चे को क्वेश्चन लर्न होना चाहिए, तो आपको क्यों नहीं लर्न होना चाहिए? क्योंकि आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे तो बहुत हाई लेवल पे हैं आप। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। जैसे अजातशत्रु बिम्बिसार लोग जीतने के लिए क्या करते थे, आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री के, हमने जो वीडियो डाले, अगर आपने हमारे वो वीडियो पढ़े जाकर आप जो है देखिए, जो है पूरी हमने हिस्ट्री कवर कराई है, जो है एनिसेंट और मिडवल दोनों, ठीक है। तो उसमें क्या कि ये लोग शादियां कर लेते थे एक दूसरे राजा को, जो अपने राज्य को प्रसार प्रचार करने के लिए। लिखा है महापद्मनंद, क्या लिखा है? महापद्मनंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो 3 शासक का नाम सुना, अजातशत्रु, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार के राजगृह, कहाँ? बिहार का राजगृह, जिसमें आधुनिक क्या है? राजगीर। बिहार में जो राजगृह था जिसे अब राजगीर कहते हैं, क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं, राजगीर कहा जाता है। राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहे। तो पूछा जा सकता है कि महाजनपद पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर पश्चिम भाग में फैला दिया था, विस्तार कर दिया था। और बिहार का एक स्थान राजगृह, तो इसकी राजधानी क्या बना दी थी? मगध। राजगृह की रानी क्या बना दी थी? मगध बना दी थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, आपका क्या है? बिहार का जो है, बिहार की राजधानी जो इस समय प्रेजेंट राजधानी पटना, यही राजधानी पहले थी, लेकिन इसका नाम दूसरा था। पहले नाम था पाटलिपुत्र, राजधानी बना दिया गया था। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया, मेसिडोनिया सुना होगा कि पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर, जो हाईलाइट कर रहे हैं, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो पूछा जा सकता है सिकंदर भारत में किस नदी के किनारे तक पहुंच गया? व्यास नदी। लेकिन उनके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से उनकी सेना ने मना कर दिया। अब जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके साथ सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। वो जानते थे कि भारत में एंट्री करने वाले थे, तो पूरे मतलब और आसपास के सभी क्षेत्रों को कुल मिलाकर वो जीत चुके थे। लेकिन जब भारत में एंट्री, तो उनकी सेना जानती थी कि हम वहाँ मारे जाएंगे और हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। लिखा है इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? इन सेनाओं में देखो, इन सेनाओं में सभी प्रकार की सेनाएं थी, पैदल थे, रथ थे, हाथियार थे, इन सेनाओं में। और ऋग्वेद में भी जो सेना की गई उनमें थे, लेकिन उनके पास कुशल हथियार नहीं थे। क्या नहीं थे? उनके पास लोहे के कुशल हथियार वगैरह नहीं थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बस कहता हूँ वज्र, अगले की समझ में वज्र की भी संवाद करती है। वज्र भी एक राज्य था। वज्र लिखा है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। राज्य था, वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली। तो क्वेश्चन पूछा वज्र की राजधानी क्या है? वैशाली, जो इसमें कहाँ है? बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कहते हैं, जहाँ एक राजधानी थी, मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसके नज़दीक क्या राजधानी थी? वज्र। क्या थी? वज्र। चलिए आगे चलते हैं। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था। यहाँ कौन थी? गढ़ और संघ थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। क्या होते थे? कई शासक यहाँ शासक करते थे। गढ़ में लिखा है, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठते ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए नहीं ले सकते थे।
इन सभाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, स्त्रियाँ दास वगैरह ना। आगे बात करते हैं, लिखा है गढ़। पहले क्या लिखा है, अभी हमने समझा जन, समझा जन मतलब लोग, फिर जनपद समझा यानी लोगों का समूह, जनपद और लोगों का बहुत बड़ा समूह महाजनपद कहलाता था। अब गढ़, गढ़ क्या है बताया गया, गढ़। तो गढ़ लिखा है, गढ़ शब्द का प्रयोग पादक कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, यहाँ पर उसी चीज़ को गढ़ कहा जाता है। और संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा, सभा और संगठन को क्या कहते हैं, गढ़ कहा जाता है। लिखा है वज्जी किया गया, मोस्ट वज्जी संग्रहण कहाँ गया, दीप निकाय में किया गया है। दीप निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने करीब 2300 साल पहले लिखा था। किसने, बुद्ध ने। अजातशत्रु और वज्र संघ, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री, तो कौन मंत्री, वत्स्यकार, तो मंत्री पूछा जा सकता है। अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। उन्होंने पूछा था वज्जियों पर आक्रमण करें न करें, जरा बुद्ध जी से पूछे, क्योंकि बुद्ध अजातशत्रु अपना गुरु मानता था। क्या मानता था, बुद्ध को अपना गुरु मानता था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें सभी सदस्य की उपस्थित होती है। तो कहते हैं हाँ। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थक और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इसलिए उन पर आक्रमण करना सही नहीं होगा। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं, बस चैप्टर खत्म होने। आगे बात करें, आगे नेक्स्ट लिखा है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे और वे बंधक नहीं बनाए। मतलब जो ये इन सब बातों का पालन करेंगे तो वो कभी हारेंगे नहीं, हमेशा उनका राज स्थिर रहेगा। किसने था, बुद्ध जी ने। आता है शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। क्या करेंगे, शहरों और गांवों में, शहरों और गांवों में लिखा है, और लिखा शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। शहरों और गांवों में, शहरों और गांवों में, ये देखो लिखा शहरों और गांवों में, यस लिखा शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, मतलब जो उनके क्षेत्र के संत हैं, किसी प्रकार के संत हैं, साधु हैं, उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे हमारे राज्य में वो नहीं आएंगे, संत नहीं आएंगे, साधु अपने प्रचार धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबको आने की अनुमति देंगे। तब जब तक ये वज्जी मानेंगे तब तक उन्हें जीत पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। बुद्ध जी ने अजातशत्रु को बताया, क्योंकि अजातशत्रु ने उनसे शिक्षा ली थी, है ना, और उनको अपना गुरु मानते थे। वज्जी संघ अन्य जनपदों से कैसे भिन्न थे, कम से कम 3 अंतर बताओ। देखो वज्जी संघ अन्य जनपदों से, महाजनपदों से कैसे भिन्न थे। वज्जी सभाएं करते थे, अन्य महाजनपद सभाएं नहीं करते थे। ये नियमित सभाएं करते थे, इनमें जो है कई राजा होते थे, सब में कई राजा नहीं होते थे। ये इन्हें स्त्रियों को ये लोग बंधक नहीं बनाते थे, सम्मान करते थे ना, ये चीज़ें। आगे बात करें, कई शक्तिशाली राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई शक्तिशाली राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात देखते हैं, ध्यान देते हैं। लिखा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता था। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पूछा जा सकता है गुप्त किसने जो है गण और संघ पर विजय प्राप्त किया, वज्जियों पर, तो किसने, गुप्त शासकों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 चैप्टर 11 में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा है, अब फिर अन्यत्र में दिया गया है, लिखा है लगभग, क्या लिखा है, लगभग 250 साल पहले एथेंस के लोगों के एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र, क्या कहा, एथेंस के लोगों ने क्या कहा, शासन प्रजातंत्र या गणतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो नागरिकता किसे मिली, किसे नागरिकता दी गई, जो दास ना हो। वहाँ एक सभा थी जो वो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती। कितनी बार, 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। सभा में कौन लोग, सभी नागरिक भाग ले सकते थे, लेकिन जो दास ना हो। शासक के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, कि सबको देश की सेवा के लिए अपना जो है काम करना होता था।
का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। जो दूसरे देश से व्यापारी हैं उनको भी नागरिकता नहीं दिया, जो इस समय चल रहा है। करंट टाइम में ऐसा ही सिस्टम है। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिलती थी। दासों को नागरिकता नहीं दी जाती थी। ये थोड़ा सा बात इंपॉर्टेंट है। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं, कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जनतंत्र का मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए ना। चलिए आगे बात कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कल्पना करो। लिखा है वैशाली। क्या लिखा है? वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय में चर्चा हो रही है। तुमने क्या सुना? हमने सुना वो ये चर्चा कर रहे होंगे कि किस क्षेत्र से कौन रास्ता रोकेगा, हमारे कितने सैनिक किस दिशा में लगाए जाएंगे, और वो ये भी चर्चा कर रहे होंगे जब सभा में बैठे कि इस राजा की कमजोरी क्या है, इस राजा की का सबसे ताकतवर सैनिक कौन सा है, सबसे ताकतवर योद्धा क्या है वो, और ये भी नीतियाँ चर्चा कर रहे होंगे कि इस राजा को हराने का क्या उपाय है। ये भी चर्चा कर रहे होंगे कि इससे संधि कैसे की जाए। इस तरह की कई बातों पर वो चर्चा कर रहे होंगे। उपयोगी शब्द राजा, हमने पढ़ा है कि राजा क्या होता था? जो अनुष्ठान करता था, है ना, जो पुरोहित अनुष्ठान करवाते थे और राजा जो है अनुष्ठान करता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ में, और जो घोड़े को पकड़ता था वो राजा जो उसको से युद्ध करना पड़ता था। जो अपने राज्य से घोड़े को जाना देता था, है ना, उसे मित्र समझा जाता था, उसे इस अनुष्ठान में बुलाया जाता था। राजा बुलाता था और जो राजा बुलाता था वो उस राजा के लिए वो गिफ्ट भी, उपहार भी लाते थे। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की बताई गई। जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कर्म से भी। कर्म से होने के बाद इन्हें जन्म से माना जाना, पहले कहा गया कर्म से, बाद में इन्हें जन्म से निर्धारित कर दिया गया। जनपद, जन मतलब जहाँ लोग रहते थे, लोगों का समूह ही जनपद कहलाता था। महाजनपद, जहाँ बहुत सारे जनों के समूह हो जनपद, उसे महाजनपद कहा गया। किलेबंदी, जब कोई राजा अपने क्षेत्र में चारों तरफ से चहर दीवारी, चाहे लकड़ी की, ईंटों की या पत्थर की करवा ले, उसे किलेबंदी कहा गया। सेना, राजा को लड़ने के लिए जो उनकी सहायता करती थी उसे सेना कहते थे। कर यानी टैक्स, राजा को जो है कर देते थे हर सभी लोग। जैसे कृषक 1/6 खेती का कर देते। कृषक कितना देते थे? 1/6 देते थे। और जो श्रमिक होते थे वो क्या करते थे? महीने में 1 दिन, कितने दिन? महीने में 1 दिन श्रम करके राजा के यहाँ टैक्स देते थे। ठीक है, देते थे। और जो संग्राहक थे वो जंगल से फल फूल लाकर टैक्स देते थे, और जो है सभी लोग इस तरह से टैक्स देते थे। हमने पीछे पढ़ा है। पौधा रोपण, पौधों को लगाना, उसकी देखरेख करना। रोपण होता है गढ़ अथवा संघ। गढ़ मतलब क्या होता है? लोगों का, पहले गढ़ मतलब जो है लोग, और संघ मतलब लोगों का समूह। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब जो है प्रजा का तंत्र, मतलब जो है जनता के लिए जो शासन होता है प्रजातंत्र कहलाता है। आगे बात करें अश्वमेध यज्ञ, क्या था? सही अथवा गलत? अच्छा, सही अथवा गलत बताओ। लिखा है अश्वमेध यज्ञ। क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ट्रू, सही है। अगला, राजा के ऊपर सारथी, गलत। राजा के ऊपर सारथी नहीं, पवित्र जल छिड़कते थे, गलत। पुरोहित छिड़कते थे। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले, गलत। झोपड़ियाँ मिली, क्या मिली? झोपड़ियाँ। चित्रित धूसर पात्र में अनाज रखा जाता, नहीं। चित्रित धूसर पात्र में जब कोई विशेष व्यक्ति आता तो उसे क्या भोजन कराया जाता रहा होगा, ऐसा कुछ बताया गया। आगे बात करें महाजनपद में बहुत से नगर किलेबंदी थे। सही जवाब, बहुत से नगर क्या थे? किलेबंदी हैं। इसमें भर सकते हो कि आखेटक, नीचे दिए गए खाने के शब्द भरो। आखेटक, संग्राहक इसमें, कृषक इसमें भर सकते हो, व्यापारी इसमें, शिल्पकार इसमें, और पशुपालक किसी भी किसमें लिखते हैं। महाजनपद के राजा को सब। समाज में कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे? वैश्य और शूद्रों को नहीं परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे बस इसमें से कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट, एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बस। ठीक है, फास्ट रिवीजन करते हैं बस, फास्ट रिवीजन। ठीक है, फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार, बस फिर टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये टॉपिक था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अध्याय 6 राज्य, राजा और, तो उसे चुनाव के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, पढ़ता है कि कुछ लोग कैसे बने। कुछ लोग अनुष्ठान करके शासक बन गए, और कुछ लोग जो है अनुष्ठान करते थे और जो है शासक बन जाया करते थे ना। ठीक है, आगे बात करें। अश्वमेध यज्ञ कर भी कुछ लोग शासक बन जाते थे। 2 टॉपिक से शासक बनने के बस। ठीक लिखा, और लिखा है राज सिंहासन पर इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता। तो राजा क्या करता था? राज सिंहासन पर। राजा कहाँ? राज सिंहासन पर बैठता था, और बाघ की खाल और विशेष प्रकार का आसन दिया जाता था राजा को। ठीक है, आगे बात करते हैं।
और इसमें कुछ पुरोहित कौन होता था, जो राजा पे जल छिड़कता था, राजा पे जल छिड़कते थे पुरोहित, राजा पे क्या करते थे, राजा पे जल छिड़कते थे पुरोहित, ठीक है ना। और अनुष्ठान करते थे, और जो लोग आते थे लिखा जिनमें लिखा जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे वे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। फिर इसमें वर्ण व्यवस्था, इसमें क्या मान लिया गया, जन्म से। लिखो इस समय पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक सब श्रम में बताया गया, सबका अलग अलग कर्म का बताया गया। कर्म क्या, पुरोहित लोगों ने 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। पुरोहित यानी जो ब्राह्मण होता था, ये वर्ण को 4 भागों में विभाजित कर दिया था ना, है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सिद्धकार के हिसाब से विभाजित किया गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को एक बार फिर से मिली ना, लिखा है पुरातत्वविदों जनपद की बस्तियों की खुदाई की और दिल्ली के पुराना किला और उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, इन सब चीज़ों से यहाँ से हमको जो है झुग्गी झोपड़ियाँ मिली, महल मिले रहते, कहाँ थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहता वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे राजधानियाँ किलेबंदी होती थी, राज्य देखो राजधानियाँ क्या होती थी, राजधानियाँ जो होती तो किलेबंदी की जाती थी, क्या की जाती थी, किलेबंदी की जाती, ऊँची दीवारें लकड़ी सीमेंट और सब चीज़ें को 16 महाजनपद थे ना वगैरह। ये देखिए इसमें बहुत सारे मजदूर और श्रमिक लगते थे, ठीक है। 1/6 हिस्सा कितना, 1/6 हिस्सा राजा के रूप में कर के रूप में कृषक देते थे और सभी लोग भी हिस्सा देते थे। कृषि में परिवर्तन, कृषि में ज़्यादा मेहनत दासी करते थे और भूमिहीन खेतिहर मजदूर ज़्यादा परिश्रम करते थे, ठीक है। खेती के लिए सब लोग इतना ज़्यादा परिश्रम करते थे, ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार जो है सारा क्लियर। अब मिलेंगे हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे हमको भी ज्वाइन बटन मिल जाए, और एक बार सभी को शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।